हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी कहानी है उसको पढ़ेंगे जिसका नाम है वसीयतनामे का रहस्य। तो आइए चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। इस कहानी में क्या है, एक वयोवृद्ध किसान के बारे में बताया गया है। अब वो किसान क्या था, बहुत ही न्यायप्रिय था। लोगों की उसकी न्यायप्रियता पर विश्वास था, दूरदर्शी था, ईमानदार था, निष्पक्ष था। गांव में किसी के भी घर में बड़े बड़े विवाद हो जाते थे तो वो भी अपना विवाद सुलझाने के लिए उसी किसान के पास आते थे और वो उन सभी के विवाद को सुलझा देता था और सभी लोग उसके न्याय से प्रसन्न होकर जाते थे। उसके क्या थे, चार पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो जब उस वो वृद्ध होता गया तो क्या हुआ, उसने अपनी वसीयत लिखी और उसमें लिखा कि मेरी जायदाद मेरे तीन पुत्रों में बांट दी जाए। और विवाद की स्थिति में, यानी उसे तो ये पता था उसके चार पुत्र हैं, तो उसने जायदाद में क्या लिखा कि मेरे तीन पुत्रों में मेरी जायदाद बांट दी जाए। अब ये उसने तीन पुत्रों के लिए लिख दिया। अब उसने ये नहीं बताया कि कौन से तीन पुत्रों में बांटना है, ये बिल्कुल नहीं बताया। तो अब कौन से तीन में बांटना है, तो लड़ाई तो होगी चारों भाइयों में, क्योंकि कोई भी भाई अपना हिस्सा नहीं छोड़ना चाहेगा। भाई चार हैं और हिस्सा तीन में होना है, तो किसी कोई एक तो भाई छूटेगा। अब कौन सा भाई छूटेगा, ये भी वो किसान ने अपनी वसीयतनामे में नहीं लिखा था, तो विवाद होगा। तो उसने आगे लिखा कि विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे, यानी जो भी फिर ये चारों भाइयों के बीच विवाद को सुलझाए, उससे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। तो ऐसा लिख दिया उसने, किसान ने, अपनी वसीयतनामे में। और फिर वे मर गया। तो अब फिर क्या हुआ, विवाद खड़ा हुआ। जब जायदाद को देख वो वसीयतनामे को देखा गया, गांव में पंचायत हुई, किंतु तीन बेटे जायदाद का बंटवारा किन तीन में हो, कोई निर्णय नहीं हो सका। क्यों, कोई भी भाई अपना हिस्सा छोड़ने तैयार नहीं हुआ। अब न्याय तो होना था, तो सभी लोग क्या गए, राजा के पास पहुंचे, वहां के जो राजा थे। अब राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया, तो बेटी की शादी किसके साथ हो गई, राजा के साथ हो गई। तो ये तो कहानी का सार हो गया। अब चलिए आगे कहानी को देखते हैं। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान, दूरदर्शी, न्यायप्रिय था। अब क्या हुआ कि वृद्ध किसान के चार बेटे थे, एक अत्यंत रूपवती कन्या भी थी। लेकिन उसने अपनी जायदाद क्या तीन हिस्से में बांट दी और लिख कर मर गया। जब उसके बेटों ने वसीयत पढ़ी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें दो बातें लिखी थी। पहली, संपूर्ण जायदाद के तीन हिस्सेदार तीन भाइयों में बांट दिया जाए, लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए। दूसरी, जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। अब चारों भाई लड़ने लगे भैया, झगड़ा होने लगा। बहुत पंचायतें हुई, लेकिन कोई अपना हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। चारों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ। ये गांव में देखिए पंचायत लगी, ऐसी पंचायत लगी, कोई ने अपना हिस्सा छोड़ने तैयार नहीं हुआ। अब भैया गांव वालों को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव वाले सभी लोग उसको बहुत बुद्धिमान समझते थे कि भाई ऐसे बुद्धिमान आदमी ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। तो उन्हें क्या शक हुआ गांव वालों को कि इनमें से कोई एक बेटा उसका सगा नहीं है, सौतेला है, कोई तीन बेटे सगे हैं। तो गांव वालों ने ये सोचा कि इतने दिमाग वाले आदमी ने अगर ऐसी वसीयतनामा में अपनी जायदाद का बंटवारा लिखा है तो कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। तो क्या हुआ, बहुत पंचायतें हुई, लोगों ने फैसला कराने की कोशिश की कि मामला निपट जाए, लेकिन ऐसा कोई सा न्याय नहीं हो सका। सभी पंचों ने यह भी पूछा कि आप चारों, या मतलब उस वृद्ध के असली बेटे ही हैं। तो चारों बेटों से पूछताछ करने पर भी यह स्पष्ट हो गया कि चारों बेटे वृद्ध के ही हैं। तब सभी पंच बहुत परेशान हुए। एक महीना हो गया लेकिन पंचायत कोई निर्णय नहीं ले पाई। तभी क्या हुआ, एक दिन पंचायत लगी हुई थी, वहां से एक राहगीर निकला। तो उसने पूरे मामले को सुना, लोगों से पूछा क्या हो गया है। तब उसने सभी पंचों से कहा कि अगर मामला इतना ही जटिल है तो इसका फैसला तो सिर्फ महाराजा ही कर सकते हैं। तो उसने महाराजा का पता बता दिया। तो चारों भाई
अपनी बहन और कुछ गांव वालों के साथ कहाँ पहुंच गए? राजा के महल के पास पहुंच गए। अब भैया राजा जी का महल तो बड़ा आलीशान था और महाराजा भी बड़े निर्भीक साहसी निडर थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक भी सैनिक नहीं रखा था। वे हमेशा प्रजा के सुख आराम के लिए कार्य करते थे। उनसे दूर दूर से एक जटिल मामले आते उनके पास और वे अपनी बुद्धिमानी से उन्हें तुरंत हल कर देते। अब चारों भाई बहन अपने साथियों के साथ बिना रोक टोक महल तक पहुंच गए। तभी उन्हें क्या हुआ, 17-18 वर्ष का एक युवक मिला। तो उस युवक से पूछा इन्होंने, महाराजा कहाँ मिलेंगे? एक भाई ने पूछा, महाराजा को मरे तो 3 साल हो गए, आगे जाओ, युवक ने ऐसा जवाब दिया। अगली कुछ दूर आगे चले तो उन्हें एक अत्यंत सुंदरी 19-20 वर्षीय एक कन्या मिली। कन्या से पूछा, महाराजा कहाँ मिलेंगे? तो महाराजा ने जवाब दिया कि महाराजा तो अंधे हो गए हैं, आगे जाओ। तो कन्या ने भी ऐसी बात बोल दी। अब भैया चारों भाई को अजीब लगा कि एक ने बोला कि महाराजा तो मर गए, 4 साल हो गए, एक बोल रही महाराजा अंधे हो गए। तो इन दोनों को क्या, उन भाई बहनों ने पागल समझा। ये दोनों मिले थे लोग। अब भीतर जैसे ही प्रवेश करने वाले थे तो अंदर से आवाज आई कि महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो। ऐसा लोग अंदर से बाहर की ओर जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। एक भाई ने उनमें से एक युवक से रोककर सारी बात पूछी। उस युवक ने बताया कि वे लोग अभी यहाँ पर एक झगड़े का निपटारा कराने महाराजा के पास आए थे। महाराजा ने अपनी बुद्धिमानी से पल भर में फैसला कर दिया। महाराजा ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अब ऐसी बात से सभी के मन में उत्साह बढ़ा। वे हिम्मत करके आगे बढ़े तो एक ऊंचे आसन पर महाराजा बैठे थे। सभी ने महाराजा को प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। महाराजा ने पूछा, कहो तुम लोग क्यों आए हो? गंभीर आवाज में बोले। तो महाराजा से कहा कि हम लोग आपस में एक मामले का फैसला कराने आए हैं, लेकिन हमारे मामले का फैसला करने से पहले आप हमें बता दीजिए कि एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा। तो अब क्या था कि वृद्ध व्यक्ति क्या पूछना चाह रहा था, अभी अपन ने पढ़ा था कि जैसे ही ये महल में घुसे तो इन्हें एक युवक मिला, उससे इनने महाराजा का पता पूछा। उसने ये कह दिया था कि महाराजा मर गए हैं। युवती मिली, युवती कन्या मिली, उससे पूछा तो कन्या ने कहा कि महाराजा तो अंधे हो गए हैं। तो ये दोनों कौन थे और इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तब महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला युवक जो आपको मिला था वो मेरा भाई है। राजकाज के काम में फंसा होने के कारण मैं उसे 3 साल से नहीं मिल पाया हूं। तो उसने, अतः वह इसलिए कह रहा था कि मुझे मरे तो 3 साल हो गए, क्योंकि मैं 3 साल से उससे मिल ही नहीं पाया हूँ। और जो युवती कन्या आपको मिली थी 19-20 साल की अद्वितीय सुंदरी कन्या, तो वह मेरी बहन है। उसकी विवाह की उम्र हो गई है, लेकिन मैं राजकाज के काम में फंसा होने के कारण उसके लिए कोई वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो इसलिए वह कह रही थी कि मैं अंधा हो गया हूँ। महाराजा ने दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। सभी को महाराजा के उत्तर बड़े अच्छे लगे। चारों भाइयों और उनके साथियों को महाराजा की बुद्धिमत्ता पर बहुत विश्वास हो गया। तब राजा ने कहा कि अब तुम लोग मामला बताओ भाई, मामला क्या है? तो एक वृद्ध व्यक्ति ने पूरी बात बता दी। तो राजा ने जैसे ही बात सुनी, कहा, अरे यह तो बहुत आसान बात है कि यार, इसका निर्णय तो अभी कर देता हूं मैं। और महाराजा ने क्या करा कि अपनी कमर से बंधी तलवार निकाली और चारों भाइयों को ले जाकर एक एक कमरे में, अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्होंने सबसे बड़े भाई को बुलाया और एक दूसरे कमरे में ले जाकर क्या किया, चारों भाई को एक कमरे में ले गए, एक ही कमरे में बंद कर दिया। फिर एक एक को बुलाया, सबसे पहले सबसे बड़े भाई को बुलाया, एक दूसरे कमरे में ले जाकर अपनी तलवार उनके हाथ में देते हुए बोले, देखो भाई, तुम बड़े हो, होशियार आदमी हो। होशियार आदमी वही होता है जो अवसर का लाभ उठाए। मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया है। वे खाली हाथ हैं और तलवार तुम्हारे पास है। तुम अपने तीनों भाइयों को मार डालो, मैं सारी जायदाद तुम्हें का मालिक तुम्हें बना दूंगा। और मेरी जो बहन है, यानी महाराजा की जो बहन है, उससे तुम्हारा विवाह भी करा दूंगा। ऐसा लालच भी दिया। तो बड़े भाई ने उत्तर दिया, मुझे अपने छोटे भाइयों की हत्या करके जायदाद नहीं लेनी। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं
और तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेके आराम से रहे। बड़ा भाई बड़ी शांत स्वर में बोला और महाराजा को तलवार वापस कर दी। अब महाराजा ने दूसरे भाई को उसी एकांत कमरे में बुलाया। उन्होंने उसे भी तलवार दी और यही सब करने को कहा। तो दूसरा भाई भी ये सब करने राजी नहीं हुआ। तीसरा भाई को भी बुलाया, क्या तीसरा भाई भी ये सब करने को राजी नहीं हुआ। अब चौथे भाई को बुलाया एकांत कमरे में। उससे भी यही सब कहा गया जो पहले भाई से कहा गया था करने को। तो वह अपने भाइयों को कत्ल करने तैयार हो गया। उसने सोचा कि धनवान बनने का यही अच्छा अवसर है। यदि वह अपने भाइयों को कत्ल कर दे तो पूरी जायदाद उसे मिल जाएगी और राजा की सुंदर बहन के साथ उसका विवाह भी हो जाएगा। अभी तक वह सपने ही देख रहा था कि महाराजा ने उसको जेल में डाल दिया। अब समझ में सबके सामने क्लियर ही हो गया कि जो भाई जायदाद के लिए अपने तीनों भाइयों का कत्ल करने तैयार है, तो पिताजी उसकी असलियत को पहचान गए होंगे। उसके पापा तभी उन्होंने जायदाद में तीन बेटों में जायदाद बांटने के लिए लिखा होगा। तो महाराजा ने बाहर निकलकर तीनों भाइयों को पूरी बात समझा दी। उस भाई को, चौथे भाई को जेल में डाल दिया। सभी इस निर्णय से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि अवश्य छोटा भाई अपने पिता को कष्ट देता होगा, इसलिए उन्होंने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए थे। वसीयत के अनुसार महाराजा के साथ अपनी बहन की विवाह की इच्छा भी व्यक्त की भाइयों ने। महाराजा विवाह के लिए तैयार हो गए। वह तो पहले से ही उस पर मोहित हो चुके थे। शुभ मुहूर्त देखकर महाराजा ने विवाह किया। उसकी नव विवाहिता पत्नी केवल रूपवती ही नहीं, गुणवती भी थी। उसने शीघ्र ही अपनी ननद देवर का भी विवाह करा दिया। तो ये किसने लिखी है कहानी? डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी ने। परशुराम शुक्ल जी हिंदी साहित्य के वरिष्ठ बाल साहित्यकार थे। इन्होंने क्या, बाल साहित्य की सभी विधाओं पर अधिकार पूर्वक लेखनी चलाई। शिशुगत गीत, बाल कविताएं, बाल एकांकी, बाल उपयोगी, ज्ञान विज्ञान संबंधी आलेखों का सृजन किया। इनका जन्म 6 जून 1947 को यूपी के कानपुर जिले के मैबलू नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वृक्ष कथा, मास्टर दीनदयाल, विश्व जलचर कोश, ज्ञान विज्ञान कोश आदि। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हमने पढ़ी, वसीयतनामे का रहस्य। आई होप आप सभी को बहुत